नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा मीजेक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए वर्सेस आरएनए। दोस्तों, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए क्या है? आपने नाम सुना हुआ है डीएनए का। ये डीएनए की जो संरचना है क्या है और आरएनए से किस तरह से अलग है। फिर हम बात करें कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आपने आनुवंशिक पदार्थ के रूप में बहुत सारे नाम सुने हुए हैं। गुणसूत्र का नाम आप सुनते हैं, जीन्स का नाम आप सुनते हैं, डीएनए है, आरएनए है। तो ये सब चीज़ें क्या है और इसमें से वास्तविक जो पदार्थ है आनुवंशिक वो कौन सा है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आज हम जानेंगे डीएनए की संरचना क्या होती है, इसकी खोज किसने की और ये आनुवंशिक पदार्थ की तरह कैसे कार्य करता है। और साथ साथ हम जानेंगे ये डीएनए आरएनए से किस तरह अलग है और ये डीएनए कहाँ मिलता है और गुणसूत्रों का क्या रोल होता है आनुवंशिक पदार्थों के साथ में, कि गुणसूत्र क्या काम करते हैं। हम गुणसूत्र को भी आनुवंशिक पदार्थ कह देते हैं। और जीन्स, ये जीन्स कैसे बनते हैं, जीन्स के अंदर डीएनए है या आरएनए है या दोनों हैं, इन सभी प्रश्नों के साथ आज हम इस क्लास के अंदर उपस्थित हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ की कि आनुवंशिक पदार्थ है क्या। तो हम बात करते हैं दोस्तों आनुवंशिक पदार्थ की। ये जो हमारे पास आनुवंशिक पदार्थ है, ये है क्या। सबसे पहले हम बात करें, जो दोस्तों हम कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। हम कोशिका के अंदर बहुत सारे पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, हमारे पास ये जो कोशिका होती है, हमारे पास ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जितने भी हमारे पास पदार्थ है उसको बेसिकली हमने दोस्तों दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। ये दोनों भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो वो पदार्थ हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कायिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक पदार्थ कहते हैं। और दूसरे हमारे पास वो पदार्थ है जिन्हें क्या कहा जाता है, आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम मतलब तो समझे कि आनुवंशिक पदार्थ कहते किसको हैं और कायिक पदार्थ कहते किसको हैं। मैंने नाम तो दे दिया आपको जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल मैं किसको कहूँगा, कौन से पदार्थ को कहूँगा? तो एक सिंपल बेसिक सा कंसेप्ट आपको याद रखना है। आनुवंशिक पदार्थ उन्हें कहा जाता है जो पैतृक कोशिका से यानी कि माता पिता से संतान के अंदर या संतति कोशिका के अंदर स्थानांतरित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो माता पिता या हम बात करें पैतृक कोशिका से संतान कोशिका के अंदर स्थानांतरित होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो आप अपने दिमाग के अंदर ये फिट करके रखें, ऐसे पदार्थ जो पैतृक कोशिका से संतान कोशिका के अंदर या संतति कोशिका के अंदर स्थानांतरित होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, आनुवंशिक पदार्थ कहेंगे। और कायिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, कायिक पदार्थ कह देते हैं। ये जो कायिक पदार्थ हैं अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये बहुत सारे पदार्थ हैं अलग अलग। तो हम बात करें, जो हम ये कहते हैं ना, इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखाई देता है, जानवर का बच्चा जानवर जैसा दिखाई देता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। क्या कारण है दोस्तों, आनुवंशिक पदार्थ है। अब हम बात करते हैं इन आनुवंशिक पदार्थों के खोजकर्ता कौन थे। ये जो आनुवंशिक पदार्थ है आपको किस रूप के अंदर मिलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में मिलते हैं। अब नाम इंडिकेट कर रहा है दोस्तों कि ये क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। ये आप अपने दिमाग के अंदर रखें कि न्यूक्लिक एसिड एक आनुवंशिक पदार्थ है। अगर हम बात करें इसके खोजकर्ता कौन है, और अगर हम बात करें इसके खोजकर्ता की, तो इसके खोजकर्ता है फ्रेडरिक मिसर। ये नाम याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। हम क्या बात कर रहे हैं, फ्रेडरिक मिसर, या आप एक नाम याद रखिए, मिसर। क्या नाम याद रखेंगे, मिसर आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया था। न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता कौन है, फ्रेडरिक मिसर हैं। और हम बात करें इनका नाम किसने दिया था, जब हम नामकरण की बात करते हैं तो नाम इनका दिया था अल्टमैन ने। किसने दिया था, अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया है, अल्टमैन ने दिया है। ये दोनों ही पॉइंट्स आपको अपने दिमाग के अंदर फिट करने हैं। अब जब भी हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे,
जब भी हम न्यूक्लिक अम्ल की बात करेंगे तो इसके अंदर डीएनए एंड आरएनए दोनों की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डीएनए व आरएनए दोनों की बात करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल के अंदर आप डीएनए और आरएनए दोनों सम्मिलित रूप से लिए जाते हैं। अब हम न्यूक्लिक अम्ल की संरचना पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनता है, क्या इसके भाग होते हैं, और साथ साथ हम देखेंगे कि ये जो डीएनए है आरएनए से कहां पर कैसे डिफरेंस रखता है, क्या इसके अंदर अंतर होता है। लेकिन इसकी संरचना पे जाने से पहले हमें ये पता हो कि ये जो आनुवंशिक पदार्थ है जिसे मैं न्यूक्लिक अम्ल कह रहा हूं, ये कहां उपस्थित होता है। तो दोस्तों ये कहां उपस्थित होता है, अगर हम बात करें कोशिका जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? कोशिका है। कोशिका के अंदर हमारे पास ये क्या है? केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। इस केंद्रक के पास में क्या होता है? कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। हमेशा याद रखेंगे, जब मैंने तुम्हें केंद्रक पढ़ाया था तो वहां पे बताया था जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक क्या रखता है? आनुवंशिक पदार्थ रखता है। ये याद रखना। तो हमें यहां पर पता चल रहा है कि जो हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल है, जो हमारे पास क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? डीएनए कह रहे हैं, आरएनए कहते हैं। ये सारे के सारे कहां पर होते हैं? केंद्रक के पास होते हैं। याद रखना। बशर्ते और आपको क्या पॉइंट याद रखना है, अगर हम बात करें गुणसूत्र कहां मिलेंगे, आप कहोगे केंद्रक में होंगे। आपसे पूछे जीन्स कहां होते हैं, आप कहोगे केंद्रक में होते हैं। डीएनए कहां होता है, आरएनए कहां होता है, तो ये सारे के सारे कहां मिलते हैं? हमें केंद्रक में मिलते हैं। तो केंद्रक को क्या कहते हैं? ऐसा नियंत्रक जो कोशिका के सभी अंगों का नियंत्रण भी करेगा और आनुवंशिक पदार्थ को भी निहित रखता है। यानी कि इसके पास कोशिका के क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। जब कोशिका विभाजित होती है तो ये आनुवंशिक पदार्थ भी क्या होंगे? विभाजित होंगे। और इनको विभाजित करने के लिए केंद्रक अपने आप को दो भागों में विभाजित करता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की संरचना की। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल की संरचना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल की संरचना की बात करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की संरचना जब मैं बोल रहा हूं तो आपने दिमाग में फिट कर लेना डीएनए की संरचना, या फिर हम बात कर लें आरएनए की संरचना। एक साथ ही हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है आपको यहीं पे समझ में आएगा। क्लियर है? तो ये जो हमारे पास न्यूक्लिक अम्ल है तीन मुख्य भागों से, तीन आधारभूत भागों से मिलकर बनता है। क्या बात कर रहा हूं? तीन आधारभूत भागों से मिलकर बनता है। कितने आधारभूत भागों से मिलकर बनता है? तीन आधारभूत भागों से मिलकर बनता है। पहला जो इसके अंदर हमारे पास भाग है वो क्या है? नाइट्रोजन सार। क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन सार। दूसरा मेरे पास जो भाग है वो है पेंटोज शर्करा। क्या है? पेंटोज शर्करा। और तीसरा मेरे पास जो भाग है वो है फॉस्फेट समूह है। क्या है दोस्तों? फॉस्फेट समूह है। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लें कि हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, वो तीन मुख्य भागों से मिलकर बनेगा। तीन आधारभूत भाग हैं। वो तीन आधारभूत भाग कौन से हैं? पहला है हमारे पास नाइट्रोजन सार, नाइट्रोजन बेस जिसे कहते हैं। दूसरा है पेंटोज शर्करा। और तीसरा क्या है मेरे पास? फॉस्फेट समूह है। तीसरा क्या है मेरे पास? फॉस्फेट समूह है। ये तीनों क्या हैं और ये तीनों आपस में कैसे जुड़ते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन सार की। इसको समझाने से पहले आप अपने दिमाग में ये फिट कीजिए, यहां पर तो क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल का मतलब एसिड, और यहां पे नाइट्रोजन क्या है? सार, यानी कि क्या है? क्षारीय पदार्थ है। नाइट्रोजन सार कैसा है? क्षारीय पदार्थ है। जबकि इसकी ओवरऑल अगर हम संरचना को सम्मिलित कर देंगे तो ये बाद में क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन सार की। नाइट्रोजन सार लेते हैं, नाइट्रोजन बेस लेते हैं। नाम इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं। क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं ये। क्या है? नाइट्रोजन
युक्त यौगिक है, यानी कि इनके पास क्या है, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन युक्त हैं। और इनकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति होती है, ये हमें याद रखना है। निम्न में से किसकी क्षारीय प्रकृति है, क्वेश्चन आए तो आप बोल देना नाइट्रोजन क्षार की होती है। ये जो नाइट्रोजन क्षार हैं इनको हमने दो तरह से बांटा है। कितने तरह से बांटा है, दो तरह से बांटा है। एक तो है मेरे पास प्यूरिन फैमिली, इनका प्यूरिन परिवार है जिसको हम प्यूरिन सार कहते हैं। और दूसरा है मेरे पास पिरामिडीन, दूसरी मेरे पास क्या है, पिरामिडीन सार है। दूसरा मेरे पास क्या है, पिरामिडीन सार है, ये याद रखें। एक तो मेरे पास क्या है, प्यूरिन फैमिली है और दूसरी मेरे पास क्या है, पिरामिडीन फैमिली है। अब जो नाइट्रोजन सार के कितने परिवार हैं, दो परिवार हैं। पहला परिवार कौन सा है, प्यूरिन सार है और दूसरा क्या है, पिरामिडीन सार है। अब हम बात करें, ये जो प्यूरिन सार है या प्यूरिन फैमिली है, इसके दो सदस्य होते हैं। एक सदस्य का नाम क्या है, एडेनिन। एक सदस्य का नाम क्या है, एडेनिन। और दूसरे सदस्य का नाम क्या है, गुएनिन। दूसरे सदस्य का नाम क्या है, गुएनिन। एडेनिन को हम ए से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और गुएनिन को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। उसी तरह से ये जो हमारे पास पिरामिडीन परिवार होता है, इसके कितने सदस्य होते हैं, इसके तीन सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, तीन सदस्य होते हैं। एक है हमारे पास साइटोसिन, दूसरा है हमारे पास थायमिन और तीसरा है मेरे पास यूरेसिल। तीसरा क्या है मेरे पास, यूरेसिल। हम क्या बात कर रहे हैं, एक हमारे पास क्या है, साइटोसिन है, दूसरा क्या है, थायमिन है और तीसरा क्या है, यूरेसिल है। जिस तरह से हमने एडेनिन को ए से डिनोट किया है, गुएनिन को जी से डिनोट किया है, साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं, थायमिन को टी से डिनोट करते हैं, यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है, ये आप दिमाग में रखें। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से पिरामिडीन सार नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। निम्न में से पिरामिडीन सार नहीं है तो तीन ऑप्शन तो आपको ये मिलेंगे, चौथा इनमें से एक ऑप्शन मिल जाएगा, एडेनिन या गुएनिन। तो उस ऑप्शन के अंदर एडेनिन होगा तो एडेनिन हमारा आंसर है, गुएनिन है तो गुएनिन हमारा आंसर होता है। ये याद रखेंगे आप कि पिरामिडीन के कौन कौन से सदस्य हैं और प्यूरिन के कौन कौन से सदस्य हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं कि हम बात करें, ये जो थायमिन है मेरे पास और ये जो यूरेसिल है, ये क्या है। देखिए दोस्तों, ये थायमिन हमें कहाँ मिलेगा, डीएनए के अंदर मिलेगा। और ये जो यूरेसिल है ये कहाँ मिलेगा, आरएनए के अंदर मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ थायमिन मेरे को कहाँ मिलेगा, डीएनए के अंदर मिलता है। और ये जो यूरेसिल है ये किसके अंदर मिलेगा, आरएनए के अंदर मिलेगा। इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए, यही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, याद रखें। ये जो थायमिन है कहां मिलेगा, डीएनए के अंदर मिलेगा। ये जो यूरेसिल है कहां मिलेगा, आरएनए के अंदर मिलेगा। बाकी जो तीनों है मेरे पास, ये तीनों के तीनों किसकी बात कर रहा हूं, इन तीनों की बात करता हूं। ये तीनों मेरे को डीएनए में भी मिलते हैं और कहां मिलते हैं, आरएनए में भी मिलते हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए डीएनए के अंदर कितने नाइट्रोजन सार मिलते हैं, आप कहेंगे साहब 4 मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन और थायमिन, जबकि यूरेसिल का नाम हम नहीं लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि आरएनए के अंदर कितने नाइट्रोजन सार मिलते हैं, 4 मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, थायमिन नहीं मिलता है। तो यहां से पहला डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि डीएनए में थायमिन मिलता है और आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो पहला डिफरेंस अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिए, नाइट्रोजन सार का पहला डिफरेंस क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या मिलता है और आरएनए के अंदर क्या मिलता है। अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो डीएनए के अंदर एडेनिन मिलेगा, गुएनिन मिलेगा,
थाइमिन मिलेगा और क्या मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा। और अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो मेरे को यहां पे क्या मिलेगा, एडेनिन मिलेगा, गुएनिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा। थाइमिन के स्थान पर क्या मिल रहा है, यूरेसिल। तो ये याद रखना है, यहां पर मेरे को क्या मिल रहा है दोस्तों, थाइमिन मिलता है और यहां पर मेरे को क्या मिलता है, यूरेसिल। ये पहला डिफरेंस है किसके बीच में, डीएनए और आरएनए के बीच में। किससे रिलेटेड है ये डिफरेंस, नाइट्रोजन सार से। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन सार का डिफरेंस होता है। जो डिफरेंस है वो क्या है, डीएनए में थाइमिन मिल रहा है, आरएनए में क्या मिल रहा है, यूरेसिल मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों आप ये। नेक्स्ट हम थोड़ा सा यहां पे बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन सार है आपस में किससे जुड़ते हैं। हमेशा याद रखना, ये जो एडेनिन है ये किससे जुड़ता है, गुएनिन से जुड़ेगा। हमेशा किससे जुड़ेगा, गुएनिन से जुड़ेगा। एडेनिन को ए से डिनोट करता हूं, गुएनिन को जी से डिनोट करता हूं। देखो हम थोड़ी सी यहां पे बात करते हैं। मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बात की कि एडेनिन को ए से डिनोट किया है, गुएनिन को जी से डिनोट किया है, साइटोसिन को सी से डिनोट किया है, थाइमिन को टी से डिनोट किया है, यूरेसिल को यू से डिनोट किया। अब देखो एडेनिन और गुएनिन एक ही कैटेगरी के हैं, एडेनिन और गुएनिन एक ही कैटेगरी के हैं। मैंने तुम्हें कहा एडेनिन को गुएनिन से जोड़ना है, तो एडेनिन यहां पर देखो क्या है, प्यूरिन है, गुएनिन क्या है, प्यूरिन है। तो हमेशा याद रखें कि प्यूरिन और ये जो प्यूरिन है कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। एक ही फैमिली के सदस्य कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। इस कंसेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है। मैं तुम्हें कहूं एडेनिन गुएनिन से जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दोनों कौन सी कैटेगरी के हैं, प्यूरिन के हैं। हमेशा प्यूरिन बेस किससे जुड़ेंगे, पिरामिडीन से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे, पिरामिडीन से जुड़ते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। प्यूरिन हमेशा किससे जुड़ेगा, पिरामिडीन से जुड़ेगा। इसी तरह से अगर हम आपको कहें कि थाइमिन यूरेसिल से जुड़ेगा, आप कहोगे कभी नहीं जुड़ेगा। याद रखनी है ये कंसेप्ट कि एक ही परिवार के सदस्य आपस में नहीं जुड़ सकते। भाई एक ही परिवार है, उसमें कोई शादी जैसा संबंध नहीं हो सकता है। शादी जैसा संबंध दो अलग अलग परिवारों के बीच में होता है। उसी तरह से ये सदस्य भी क्या होंगे, प्यूरिन किससे जुड़ेगा, पिरामिडीन से जुड़ेगा। अब कौन किससे जुड़ता है अगर मैं उसकी बात करूं तो एडेनिन किससे जुड़ेगा दोस्तों, थाइमिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, थाइमिन से। अब थाइमिन किसके अंदर है, आरएनए में है, डीएनए में है। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, डीएनए की कंडीशन हो गई मान के चलो। अब थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाए, यूरेसिल आ जाए, यानी कि यू लिखा हुआ मिल जाए, तो आप ये क्या कह देंगे, किसके अंदर होगा, आरएनए के अंदर होगा। और ये जो सी है साइटोसिन, ये किससे जुड़ जाएगा, गुएनिन से जुड़ जाएगा। और साइटोसिन और गुएनिन क्या है, ये जो साइटोसिन और गुएनिन है दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। याद रखना है। और आरएनए के केस के अंदर ए जुड़ता है किससे, यू से। एडेनिन किससे जुड़ता है, यूरेसिल से। और डीएनए के केस के अंदर एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, थाइमिन से जुड़ता है। ये आप अपने दिमाग में फिट रखें। फिट क्या रखना है, प्यूरिन प्यूरिन से कभी नहीं जुड़ेगा, या पिरामिडीन पिरामिडीन से कभी नहीं जुड़ेगा। हमेशा क्या होगा, प्यूरिन हमेशा पिरामिडीन से जुड़ेगा। और क्या कंडीशन है आपके सामने मैंने लिख दी है, कौन से क्षार कैसे आपस में जुड़ते हैं। ये हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पार्ट पढ़ा जो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन बेस का था। हमने देखे 3 भागों के अंदर 3 आधारभूत भाग पढ़े हैं। पहला नाइट्रोजन बेस। अब हम बात करेंगे पेंटोज शर्करा की। किसकी बात करेंगे, पेंटोज शर्करा की। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आधारभूत भाग है वो क्या है, पेंटोज शर्करा। देखो दोस्तों, मैंने तुम्हें बताया था जर्नल साइंस के अंदर कहीं पे भी शर्करा आ रहा है तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये शर्करा है क्या, तो आप बोल देंगे साहब शर्करा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होती है। अब ये जो शर्करा है नाम इंडिकेट कर रहा है पेंटोज, यानी कि ये 5 कार्बन युक्त शर्करा है। कितने कार्बन युक्त शर्करा है, 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है।
कितने कार्बन युक्त है, यानी कि इसकी जो संरचना है उसके अंदर क्या है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेंटोस शर्करा कहते हैं। अब ये जो पेंटोस शर्करा है, जैसे हमने बात की थी आपके जो नाइट्रोजन क्षार थे उन्हें हमने 2 परिवार के अंदर बांटा था, प्यूरिन व पिरिमिडिन। उसी तरह से ये जो पेंटोस शर्करा होती है इसको हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। ये जो मेरे पास पेंटोस शर्करा है इसको मैं 2 भागों में बांट रहा हूं। ये जो मेरे पास 2 भाग हैं, एक है मेरे पास राइबोज शर्करा, एक क्या है, राइबोज शर्करा, और दूसरा है मेरे पास डीऑक्सी राइबोज शर्करा। दूसरा मेरे पास क्या है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब देखो आप ध्यान से अगर आप इसको समझेंगे, आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें मैं क्या बात कर रहा हूं। पेंटोस शर्करा को मैंने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। पेंटोस शर्करा की स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह की होती है। इसके अंदर 5 कार्बन है। कितने कार्बन हैं, 5 कार्बन है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेंटोस शर्करा कहते हैं। अब ये जो पेंटोस शर्करा है 2 प्रकार की है, एक राइबोज शर्करा है और दूसरी क्या है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब देखो राइबोज शर्करा नाम कहां से शुरू हो रहा है, आर से, RIBOSC राइबोज शुगर, है ना। और ये डीऑक्सी यानी कि डी से नाम शुरू हो रहा है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो अगर आपसे पूछें कि कौन सी शर्करा किसमें होती है तो रटना नहीं है, ये क्या है, आर से नाम शुरू हो रहा है तो ये किसके अंदर मिलेगी, आरएनए के अंदर मिलेगी। ये नाम डी से शुरू हो रहा है तो ये किसके अंदर मिलेगी, डीएनए के अंदर मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी, डीएनए के अंदर मिलेगी। तो यहां से मेरे पास पेंटोस शर्करा दूसरा अंतर देती है डीएनए और आरएनए में। पहला अंतर मैंने तुम्हें बताया था किसका था, प्यूरिन और पिरिमिडिन का था। थाइमिन मिलता था डीएनए में और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या मिल रहा है, यूरेसिल। बाकी तीनों कॉमन थे। दूसरा अंतर यहां से मेरे को किसका दिख रहा है, पेंटोस शर्करा का दिख रहा है। डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा मिलती है, आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा मिलती है। तो दूसरा अंतर हमें यहां पर पता लग रहा है। अच्छा, अब एक कंसेप्ट सोचो, ये मैंने लिखा राइबोज शर्करा, ये मैंने लिखा डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अगर मैं इस वर्ड को हटा देता हूं, डीऑक्सी को अगर मैं हटा देता हूं तो मेरे पास क्या बच गया, राइबोज शर्करा बच गई है, यानी कि यही वाली शर्करा बच गई। तो डी का मतलब होता है निकलना, ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, यानी कि राइबोज शर्करा में से क्या निकला हुआ है, ऑक्सीजन निकली हुई है। तो यहां से एक अंतर मुझे समझ में आ रहा है कि राइबोज शर्करा के पास एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो यहां से हम थोड़ा सा देखते हैं क्या कंडीशन है। ये मेरे पास क्या है, पेंटोस शर्करा है, C1 C2 C3 C4 C5, ये मेरे पास एक राइबोज शर्करा है। और इसी तरह से मैं लिख देता हूं यहां पे कि ये मेरे पास क्या है, डीऑक्सी ये मेरे पास क्या है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का भी मैं एक सिंपल सा ये डायग्राम बना देता हूं, बिल्कुल C1 C2 C3 C4 C5। अब देखो मैंने तुम्हें कहा ये किसके अंदर है, आरएनए के अंदर है, आर से नाम शुरू हो रहा है, और डी से नाम शुरू होगा तो ये किसके अंदर होगी, डीएनए के अंदर होगी। अब मैंने कहा कि यहाँ पे डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब डी मैंने निकलना, ऑक्सी का मतलब निकल ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन कम है राइबोज शर्करा के पास, डीऑक्सी राइबोज शर्करा के पास। तो राइबोज शर्करा के पास एक ऑक्सीजन ज्यादा है। वो जो एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है कहां होती है, C2 कार्बन पर होती है। 2 नंबर का जो कार्बन है उसके पास क्या होती है, ऑक्सीजन की अधिकता होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की अधिकता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीड लेवल सेकंड साइंस के विद्यार्थी याद रखें, स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइबोज शर्करा में जो एक ऑक्सीजन ज्यादा है वो कहां है, C2 नंबर 2 नंबर कार्बन पर है। कार्बन संख्या 2 पर होती है, ये याद रखना है।
क्या बात कर रहे हैं, कार्बन संख्या 2 पर ऑक्सीजन की अधिकता होती है, किसमें, राइबोज शर्करा में। इस अधिकता के कारण ये जो राइबोज है, अब सुनिए, राइबोज क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सक्रिय अणु हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा सक्रिय अणु हो जाता है। हर किसी अन्य मॉलिक्यूल से, अन्य अणु से कोशिका के अंदर क्या करता रहता है, रिएक्ट करता रहता है। इसी कारण से हमने इस आरएनए को क्या कर दिया, आनुवंशिक पदार्थ की श्रेणी से बाहर कर दिया। अगर अब आपसे पूछें कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कौन काम करता है, आरएनए या डीएनए, तो आप कहेंगे साहब डीएनए काम करता है। इसीलिए जीन्स बने होते हैं डीएनए के, आरएनए के नहीं बने होते, क्योंकि आरएनए क्या है, बहुत ही ज्यादा सक्रिय अणु है, अपना रूप बार बार बदलता रहता है, हर किसी से रिएक्ट कर लेता है, स्टेबल नहीं रहता, स्थायी नहीं रहता है। अपने बॉडी का तापमान बदल जाएगा तो वो भी अपने गुणधर्म क्या कर लेता है, बदल देता है। इसी कारण से हम इसको क्या कर देते हैं, आनुवंशिक श्रेणी से बाहर कर देते हैं। तो अब आपके सामने आपको यह आंसर पता होना चाहिए। अगर हम बात करें आरएनए वर्सेस डीएनए की, इसमें से आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, तो आप कहेंगे साहब ये स्थायी अणु है। क्या है, स्थायी अणु है। इसीलिए ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, याद रखेंगे। जबकि हम आरएनए को आनुवंशिक पदार्थ नहीं कहते हैं, इसको आनुवंशिक पदार्थ से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ये कैसा अणु है, सक्रिय अणु है, हर किसी से रिएक्ट कर लेता है। या हम कह दें कि ये क्या है, अस्थायी अणु है, इसीलिए इसको आनुवंशिक पदार्थ की श्रेणी से बाहर कर दिया। लेकिन अपवाद के तौर पर क्या बात कर रहे हैं, अपवाद के तौर पर कुछ विषाणुओं में, क्या बात कर रहे हैं, विषाणु में ये क्या करता है, आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। यहां आपको क्या दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है, आरएनए और डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ कौन है, आप बता देना साहब डीएनए होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ये जो जीन्स हैं मेरे पास, ये किसके बने होते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास डीएनए के, दूसरा ऑप्शन होता है आरएनए के, तीसरा ऑप्शन होता है डीएनए एंड आरएनए के, चौथा ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बच्चे किस पे टिक करते हैं, थर्ड ऑप्शन पे करते हैं। नहीं, जीन्स हमेशा किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, आरएनए नहीं होता। आरएनए सक्रिय अणु है, इसलिए उसको आनुवंशिक पदार्थ की श्रेणी से हटा दिया। लेकिन अपवाद के तौर पर जो विषाणु होते हैं बेटा, उनके अंदर आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, ये आप अपने दिमाग में फिट करेंगे। क्लियर है, तो ये पेंटो शर्करा के कारण ही ऐसा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, अब तीसरा हमारा क्या है, फॉस्फेट समूह है। तीसरा आधारभूत हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, फॉस्फेट समूह है। सबसे पहले हम बात करें, ये जो फॉस्फेट समूह है कोशिका के अंदर किस रूप में मिलती है, कोशिका में जैविक फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में मिलती है, अम्ल के रूप में मिलती है। क्या बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास फॉस्फेट समूह है किस रूप में मिलता है, क्वेश्चन आया हुआ है, अपने दिमाग में फिट करके रखें। किस रूप में मिलती है, जैविक फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में मिलती है, ये दिमाग में रखेंगे आप। अब हम बात करें इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, H3PO4। क्या है, H3PO4 इसका फॉर्मूला है, याद रखें। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो इसकी संरचना कैसी होती है वो भी हमें याद रखना है दोस्तों। ये जो हमारे पास इसकी संरचना है, इस तरह की संरचना है। इसके अंदर हम बात करेंगे फॉस्फेट की संयोजकता, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, फॉस्फेट की संयोजकता।
फॉस्फेट की जो संयोजकता होती है वो कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5 फॉस्फेट की संयोजकता होती है। इतना कम से कम आपको याद हो। फॉस्फेट समूह है कोशिका में जैविक फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में मिलता है। फॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H3PO4 है। संरचना हमारे पास क्या है, ये है। और इस संरचना में फॉस्फोरस की संयोजकता यानी कि इसके कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो पहला बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है, ये याद रखेंगे। क्लियर है। अब हम बात करें फॉस्फेट के लिए एक छोटी सी बात और, मैंने तुम्हें बताया था डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस देखा, डीएनए आरएनए में पेंटो शर्करा का भी डिफरेंस देखा, लेकिन फॉस्फेट समूह है के लिए आपको क्या बात याद रखनी है कि ये जो फॉस्फेट समूह है होता है डीएनए व आरएनए में, डीएनए व आरएनए में समान रूप से मिलता है। क्या है, समान रूप से उपस्थित रहता है। ये आप अपने दिमाग में फिट करें। डीएनए व आरएनए में यह कैसे रहता है, समान रूप से रहता है। अर्थात अगर मैं बात कर लूँ आपसे नाइट्रोजन बेस की, किसकी बात करूँ, नाइट्रोजन बेस की बात करूँ, नाइट्रोजन क्षार की बात करूँ, फिर मैं बात करूँ पेंटो शर्करा की, किसकी बात करूँ, पेंटो शर्करा की।